नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, या फिर और भी HPRC के अपकमिंग एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आने वाला HAS का एग्जाम है, ACF का एग्जाम है, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में होगा हिमाचल से रिलेटेड, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन अमंग द हिल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ शिमला। तो बोलते हैं कि शिमला की पहाड़ी रियासतों में से भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाली पहली पहाड़ी रियासत जो था वो कौन थी। हम देखिए बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, परंतु एक रियासत ऐसी थी शिमला हिल स्टेट्स की जो 15 अप्रैल 1948 से पहले ही जिसका विलय जो था वो भारत में जो था वो हो गया था। अब शिमला की ये पहाड़ी रियासत थी और भारतीय संघ में ये सम्मिलित पहले ही हो गई थी। इस रियासत का जो नाम था, इसका नाम था ठियोग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ठियोग रियासत की जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ठियोग जो है वो शिमला हिल स्टेट्स की एक रियासत आती है। इसकी स्थापना जो था वो कहलूर के जयचंद के द्वारा की गई थी। इनको जयचंद भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है, तो इनका नाम ध्यान रखना है कि इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ठियोग रियासत जो है वो भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की ये पहली रियासत थी और ठियोग रियासत के जो अंतिम शासक थे वो कृष्ण चंद जो था वो इस रियासत के जो था वो अंतिम शासक थे। अंतिम शासक का नाम ध्यान रखना है। पहले शासक जो थे जिनको संस्थापक बोलते हैं उनका नाम ध्यान रखना है। साथ में आपने कुमारसेन, क्योंथल और बलसन के बारे में भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है वो क्योंथल दिया गया है। क्योंथल की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम क्योंथल रियासत की बात करते हैं तो क्योंथल रियासत की स्थापना जो था वो गिरिसेन के द्वारा 1211 ईस्वी में जो था वो की गई थी। वैसे ही यहाँ पर कुमारसेन भी जो है वो दिया गया है। कुमारसेन रियासत की स्थापना जो था वो किरात चंद के द्वारा की गई थी। और वैसे ही यहाँ पर बलसन रियासत भी दिया गया है। बलसन रियासत की स्थापना जो था वो अलग सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास जो था वो बलसन की स्थापना की गई थी। कुमारसेन, क्योंथल, बलसन ये तीनों भी क्लियर हो गई ठियोग के साथ साथ। यहाँ से इतना काफी है याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 4 टाइम्स। तो बोलते हैं कि कौन इनमें से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो 4 बार जो था वो रहे थे। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो 4 बार जो था वो कौन रहे थे। अगर हम रामलाल ठाकुर की बात करते हैं, रामलाल ठाकुर जो था वो 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। YS परमार की बात करते हैं तो ये 4 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी हिमाचल के मुख्यमंत्री जो था वो रह चुके हैं। और धूमल जो है वो कितनी बार रहे हैं, ये भी 2 बार ही हिमाचल के मुख्यमंत्री जो हैं वो रहे हैं। हम बात YS परमार जी की कर रहे हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। इनके बारे में हमने गिरिराज में भी क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखा है कि गिरिराज में हमने क्वेश्चन ये पढ़ा था कि इनको जो है वो भारत रत्न दिए जाने के लिए जो है वो सर्वसहमति से जो था वो पारित किया गया, एक सहमति जैसी बनाई गई दोनों पार्टीज के द्वारा, कांग्रेस और BJP के द्वारा, कि इनको भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, YS परमार जी को हिमाचल का निर्माता भी इनको बोलते हैं। हिमाचल के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार ये 1952 से 1956 तक ये जो था वो मुख्यमंत्री बने थे पच्छाद क्षेत्र से। दूसरी बारी 1963-1967 तक मुख्यमंत्री बने। क्योंकि 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया था तो 1956 के बाद दूसरी बार इलेक्शन 1963 में हुए थे जब ये मुख्यमंत्री बने थे। संगड़ाह विधानसभा क्षेत्र से ये चुने गए थे। उसके बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री जो था ये 1967 से 1972 तक जो था वो रहे थे। और उसके बाद जो था ये 1972 से लेकर 1977 तक जो था वो रहे थे। ठीक है, इस तरह से जो था ये मुख्यमंत्री रहे इतनी बार। और साथ में ही जो है वो जब ये 1977 में रिजाइन करते हैं, इनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, इन्होंने रिजाइन जो था वो उस दौरान किया था। ठीक है, उनको मना भी किया गया कि भाई थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, परंतु इन्होंने उस टाइम वेट नहीं किया था। इन्होंने रिजाइन करना उचित समझा था। जब ये रिजाइन कर देते हैं तब उसके बाद मौका मिलता है रामलाल ठाकुर जी को। रामलाल ठाकुर जी 1977 में मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी लगने के बाद जो है वो पहली बार जो है वो इलेक्शन होते हैं तो पहली बार हिमाचल में जो है नॉन कांग्रेस सरकार बनती है जिसकी अध्यक्षता या फिर जिसके मुख्यमंत्री जो है
हूँ शांता कुमार जी को बनाया जाता है। शांता कुमार जी 1977 से लेकर 1980 तक मुख्यमंत्री रहे और 1980 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए और रामलाल ठाकुर फिर से चुनकर जो था वो आए थे। तो इतना सब मुख्यमंत्रियों के बारे में आप डिटेल से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड स्टार्ट फ्रॉम कालका। तो बोलते हैं कि ये जो कालका से हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण शुरू हुआ था, ये कब जो था वो हुआ था। तिब्बत से स्टार्ट होता है ये कंस्ट्रक्शन, हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो कालका से स्टार्ट होती है। कालका से स्टार्ट होती है ये 1850-51 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1850-51 में जो है वो इसकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब ये आता है, इनके ये तिब्बत तक जाना था रास्ता, एक ट्रेडमार्क के रूप में जो था वो इसको विकसित किया जा रहा था। उस टाइम कार्यकाल लगभग लॉर्ड डलहौजी का ही कार्यकाल रहा था और वाइसराय की हम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे उस टाइम, उनकी ये बात हो रही है। और जब ये निर्माण चला हुआ था ना, तब उसके बाद 1857 का दौर आता है। 1857 में जो है वो क्या होता है, 1857 की जो क्रांति होती है, अलग अलग रियासतों में इसकी चिंगारी जो है वो भड़कती है। परंतु 1857 के विद्रोह में जो है वो क्या शमशेर सिंह जो है वो अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर देते हैं। परंतु अंग्रेज इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, कुछ भी इसलिए नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि उस टाइम ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन भी चली हुई थी। अगर शमशेर सिंह के साथ ये ज़्यादा दुश्मनी मोड़ लेते तो हो सकता था कि उस टाइम ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन जो था वो रुक भी सकती थी। ये भी एक जो था वो रीज़न था कि वो उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कालका की, तो कालका शिमला रेलवे लाइन हमने बहुत बार पढ़ रखी है। ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो शामिल है। 1903 में ये रेलवे लाइन बनाई गई थी। उस टाइम वाइसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। और कालका शिमला रेलवे लाइन को 2008 में जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो ऐड किया गया था। ठीक है जी, इतना एनफ है यहाँ से जानने के लिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ डिसिसिव बैटल फाउट अराउंड 1814-15 अराउंड द गोरखाज एंड द बुशहर स्टेट। तो बोलते हैं यहाँ पर 1814 से 1815 के आसपास गोरखाओं और बुशहर राज्य के बीच में लड़ी गई निर्णायक लड़ाइयों का स्थान क्या था। देखो 1814 से 1815 के बीच में जो है वो लड़ाइयाँ हुई। अब ये लड़ाइयाँ जो होती थी, इनके जो है वो परिणाम अलग अलग होते थे। निर्णायक लड़ाइयाँ ये होती थी गोरखाओं और बुशहर रियासत के मध्य जो है जो निर्णायक लड़ाई 1814-15 में हुई थी। इस लड़ाई को जो था वो चिड़गांव में लड़ा गया था। चिड़गांव, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। इस लड़ाई में गोरखाओं को जो था वो भगा दिया गया था। बाद में देखो गोरखा धीरे धीरे कमजोर भी पड़ रहे थे। पहले तो जब गोरखा आते हैं यहाँ पर, उनको जो है वो कहलूर रियासत और कुछ और एक रियासतों के द्वारा मिलकर इन्वाइट किया जाता है कि आप यहाँ पर आओ और संसार चंद को जो है वो खदेड़ दो, संसार चंद को सबक सिखाना है। तो इसलिए गोरखाओं को बुलाया गया था। वो आते हैं, संसार चंद के साथ लड़ाई होती है महल मोरिया नामक स्थान पर जो हमीरपुर में अभी पड़ता है, वहाँ पर लड़ाई होती है। संसार चंद को वहाँ से भागना पड़ता है। वो भागता है वहाँ से और भागते भागते अपने कांगड़ा के किले में जाके शरण ले लेता है। गोरखा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली थे। वो बड़ी निर्दयता के साथ जो है वो लोगों को मारते थे, परंतु कांगड़ा के किले को वो नहीं भेद पाए। अब कांगड़ा के किले को जब वो नहीं भेद पाए तो उसके बाद क्या होता है, उनको जो है संसार चंद के पास भी टाइम था थोड़ा सा। उन्होंने क्या किया, 1809 में जो है वो एक संधि कर ली महाराजा रणजीत सिंह के साथ। महाराजा रणजीत सिंह आते हैं, वो जो है वो गोरखाओं को सतलुज के दूसरी पार जो है वो खदेड़ देते हैं। अब गोरखा क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए बाकी की रियासतों में जो है लूटपाट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब लूटपाट स्टार्ट की जाती है बाकी की रियासतों में, तो अंग्रेजों की सहायता ली गई और अंग्रेजों के और गोरखाओं के बीच में जो है वो एक संधि होती है जिसको संगौली की संधि जो है वो बोला जाता है। संगौली की संधि के बाद जो है वो गोरखाओं को वापस जो है वो जाना पड़ा था और गोरखा जो है वो हार जाते हैं उनसे और एक तरह से जो है वो वापस ही यहाँ से वो चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरी बात रही थी, एक कहानी की फॉर्म में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर स्की स्लोप्स। तो बोलते हैं कि स्की स्लोप्स के लिए जो है वो हिमाचल का कौन सा स्थान जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो है वो कौन सा ऐसा स्थान है इनमें से, ये जो सोलंग स्थान है ना, ये स्की स्लोप्स के लिए जो है वो जाना जाता है। सोलंग, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, सोलंग के बारे में भी हमने बातें पढ़ी हुई हैं कि सोलंग वैली जो है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है। सोलंग वैली कुल्लू में स्थित है और सोलंग जो है वो स्की स्लोप्स के लिए जो है वो जाना जाता है। साथ में ही हमने कुछ और बातें भी पढ़ी हुई हैं सोलंग के बारे में। ये जो सोलंग है ना, ये कुल्लू में जो है वो आता है। अच्छा, ये सोलंग कुल्लू में आता है। सोलंग पीक भी आती है। सोलंग पीक की ऊंचाई कितनी है,
5975 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। 5975 मीटर जो है वो सोलंग वैली की जो है वो ऊंचाई आती है। तो सोलंग वैली की ऊंचाई भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से मैं वैलीज की ओर आपको नहीं ले जाऊंगा, यहाँ से मैं कुल्लू की इंपॉर्टेंट पीक्स की ओर आपको ले जाऊंगा, वो जो है वो हम रिवाइज करते हैं। कुल्लू में दियो टिब्बा भी एक पीक जो है वो आती है। दियो टिब्बा जो कुल्लू में आता है वो कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है? 6001 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है दियो टिब्बा। कुल्लू में जो है वो माइवा कानिंदो पीक भी आती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है वो माइवा कांदिनो पीक भी आती है, ये जो है वो कुल्लू में आती है और ये कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है? ये 5944 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। सित्तीधार ये भी कुल्लू में स्थित है, 5290 मीटर पर स्थित है। श्रीखंड जो है वो कुल्लू में स्थित है, ये 5182 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। इंद्र किला ये भी कुल्लू में स्थित है, ये 4940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिन पार्वती जो है ये भी कुल्लू में स्थित है, ये 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इतनी आपने कुल्लू की इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो याद रखनी है। ये कुल्लू की जो है वो कुल्लू रियासत, कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसकी जो है वो इम्पोर्टेंट पीक्स जो है वो है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या दिए पूछा गया है यहाँ पर। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए टेस्ट सीरीज में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं, आप टाइमली जो है टेस्ट सीरीज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं स्टेटमेंट 1 में द सतलुज डिवाइड्स किन्नौर ऑलमोस्ट इन 2 इक्वल पार्ट, कि सतलुज जो है वो किन्नौर को लगभग 2 बराबर के भागों में जो है वो डिवाइड कर देती है। दूसरे में बोलते हैं इन तिब्बत सतलुज रिवर इज ऑल्सो नोन एज जुंगटे, कि तिब्बत में जो है वो सतलुज नदी को जो है वो जुंगते के नाम से जो है वो बोलते हैं, जुंगते जो है वो इसको बोला जाता है। अगर हम बात सतलुज रिवर की जो है वो करते हैं, सतलुज रिवर जो है वो डिवाइड ज़रूर करती है, परंतु क्या ये किन्नौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? तो ये नदी जो है वो किन्नौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अगर हम सतलुज नदी की बात करते हैं तो ये मानसरोवर, तिब्बत में जो है मानसरोवर लेक के समीप से जो है वो निकलती है, यहाँ से ये निकलती है और आगे जो है वो किन्नौर में जब ये एंटर करती है तो किन्नौर में ये बहती है और किन्नौर को लगभग 2 बराबर के भागों में बांट ही देती है। आगे बोलते हैं तिब्बत में सतलुज रिवर को जो है वो जुंगते बोला जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि तिब्बत में जो है वो इस नदी को जुंगते के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये जो हमारी सतलुज नदी हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी जो है वो बहती है। ये जो गोविंद सागर डैम बना हुआ है वो सतलुज नदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है। सबसे लंबी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ये टच करती हुई आती है और इसकी अलग अलग सहायक नदियाँ जो है वो यहाँ पर जो है वो बनती हैं। ये जो है वो बिलासपुर को भी टच करती है। इनफैक्ट बिलासपुर तो सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है। जो बिलासपुर शहर है, किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, सोलन हो गया, मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया, इन सब को जो है ये टच करती हुई जो है वो आगे बढ़ती है और किन्नौर में इसको जुंगटे नाम से बोलते हैं। वैसे ही अलग अलग नदियाँ हैं हमारे पास पूरे इंडिया में, उनको अलग अलग नाम से जो है वो अलग अलग स्थानों में जाना जाता है। जैसे कई बार बांग्लादेश में किसी नदी को कुछ और नाम दे दिया जाता है, कई बार तिब्बत में किसी नदी को कुछ और नाम दे दिया जाता है, इंडिया में आकर वो किसी और नाम से बन जाती है। ठीक है जी, तो ये सतलुज नदी के बारे में जो है वो डिटेल से रिवाइज हो गया। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सतलुज डिवाइड किन्नौर ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ग्रीक स्कॉलर मेंशन दिस रिवर एज द जारडोज के रूप में इसको मेंशन किया गया है। हेसिड्रस भी इसको बोला गया है। तिब्बत में इसको जुंगते बोलते हैं और मुक्सुंग भी इसको जो है वो बोला जाता है। द रिवर ट्रेवर्सिस फॉर अबाउट 140 किलोमीटर इन किन्नौर, ये भी ध्यान रखें। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं मोने रंग विलेज इज लोकेटेड इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं मोनेरंग गांव लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में जो है वो स्थित है। और दूसरे में बोलते हैं ताशीगंग पुलिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट जो है वो मोनेरंग वाली गलत हो जाएगी। मोनेरंग विलेज इज लोकेटेड इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। देखिए मोनेरंग गांव लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में स्थित नहीं है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नहीं आता, ये किन्नौर में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है? किन्नौर में जो है मोनेरंग जो है वो आता है। ठीक है, मोनेरंग जो है वो कहाँ
कहाँ पर आता है, किन्नौर में आता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरे में बोलते हैं तशीगंग हाईएस्ट पूलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का, तो बिल्कुल सही बात है, तशीगंग जो है वो हाईएस्ट पूलिंग स्टेशन पूरे वर्ल्ड का है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर बोलते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मोनेरंग विलेज जो है वो सांगला तहसील में आता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, ये बात आप जरूर नोट करें। और तशीगंग जो आता है ना, तशीगंग जो है ये हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का, 15,256 फीट की ऊंचाई पर जो है ये आता है। स्मॉलेस्ट सा विलेज है यहाँ पर स्पीति वैली में जो है ये आता है, और हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन में जो है वो आता है। यहाँ पर वोटिंग होती है लगभग 50-60 के करीब, इतने करीब वोटर यहाँ पर होते हैं। अगर आप सोचें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ की, तो इतनी नहीं है वोटिंग की, ऐसे ही 50-60 लोग ही यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली 70 तक हो जाएंगे, परंतु इतने ही लोग यहाँ पर लिस्ट में जो है वो शामिल थे अभी तक के जो इलेक्शनों में हमने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 1991 टू 2001। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, दशकीय वृद्धि है हिमाचल प्रदेश की 1991 से लेकर 2001 के बीच में, वो कितनी है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि की, डिकेडल ग्रोथ रेट की, और वो भी 1991 से लेकर 2001 तक, तो ये जो है वो कितनी है, ये जो है वो 17.54 आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की डिकेडल ग्रोथ रेट के बारे में जो है वो कुछ बातें जो है वो जानते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो यहाँ पर डिकेडल ग्रोथ रेट जो हुई वो कितनी हुई, वो 12.94% जो है वो हुई। ठीक है, ये आपकी यहाँ की टोटल जो है वो डिकेडल ग्रोथ रेट है। अगर हम रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो रूरल जो यहाँ पर डिकेडल ग्रोथ रेट हुई वो 12.65% जो है वो हुई। यहाँ पर हम अर्बन जो अर्बन जो हमारे पास यहाँ पर डिकेडल ग्रोथ रेट हुई वो कितनी हुई, वो 15.61% जो था वो थी 15.61%। ये हमने 2001 से 2011 के आंकड़े जान लिए। अब 1991 से लेकर 2001 तक के आंकड़े देखिए। 1991 से लेकर 2001 तक यहाँ की टोटल डिकेडल ग्रोथ रेट जो था वो 17.54 थी, और यहाँ पर मेल डिकेडल ग्रोथ रेट जो था वो अलग से थी। यहाँ पर जो था वो रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट अलग से थी, अर्बन अलग से थी। जो रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, वो 16.11% जो था वो थी। अर्बन डिकेडल ग्रोथ रेट जो था वो यहाँ की कितनी थी, अर्बन जो था वो 32.59% जो था वो थी। ये यहाँ की टोटल डिकेडल ग्रोथ रेट थी, और ये जो है वो अलग अलग डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो आपने यहाँ की पढ़ ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर डिकेडल ग्रोथ रेट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कैंग्यूर एंड तेंग्यूर इज प्लेस्ड इन लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री। तो बोलते हैं कि कैंग्यूर और तेंग्यूर की जो है लार्जेस्ट कलेक्शन जो है वो कौन सी मोनेस्ट्रीज में जो है वो देखने को मिलती हैं। हम मोनेस्ट्रीज के बारे में भी जो है वो बहुत डिटेल से जो है वो पढ़ते हैं अपनी किताबों में। हम पढ़ते हैं कि कैंग्यूर और तेंग्यूर की जो हमें लार्जेस्ट संग्रह देखने को मिलते हैं, सबसे बड़े संग्रह देखने को मिलते हैं, वो हमें खारदंग मोनेस्ट्री में देखने को जो है वो मिलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, खारदंग मोनेस्ट्री में देखने को मिलते हैं। अब ये खारदंग मोनेस्ट्री कहाँ पर आती है, ये लाहौल में जो है वो आती है। खारदंग मोनेस्ट्री एक खारदंग विलेज है, वहीं पर जो है वो स्थित है लाहौल में, और ये जो है वो लगभग 900 AD के आसपास जो था वो बनाई गई थी। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्रीज में से जो है वो आती है, और इसको कहते हैं कि ये जो है वो टूट गई थी, तो इसको जो है वो 1912 में लामा नूरबू के द्वारा फिर से रेनोवेट जो था वो करवाया गया था। तो ये रेनोवेट भी जो है वो मोनेस्ट्री हुई है। यहाँ पर गैमूर मोनेस्ट्री दिया गया है, यहाँ पर तायूल मोनेस्ट्री दिया गया है, यहाँ पर शाशूर मोनेस्ट्री भी दिया गया है। ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ ही लेते हैं। देखिए जो एंशियंट मोनेस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश की है उनमें देखिए आप, एक ताबो मोनेस्ट्री आती है जो 996 AD में जो था वो बनी थी। ये शाशूद के द्वारा इसको बनवाया गया था, और 1996 में इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे। एक और मोनेस्ट्री आती है सासूर मोनेस्ट्री। सासूर मोनेस्ट्री जो है वो देवा ग्यात्सो के द्वारा बनवाई गई थी। देवा ग्यात्सो ने इसको 7th सेंचुरी में जो था वो बनवाया था। कारदंग मोनेस्ट्री जो कारदंग विलेज में आती है लाहौल में, वो 900 AD में बनाई गई थी, वो हमने पढ़ लिया। इसको 1912 में रेनोवेट किया गया था, वो भी हमने पढ़ लिया।
एक और मोनेस्ट्री है हमारे पास तायुल मोनेस्ट्री। तायुल मोनेस्ट्री जो है वो लामा सारजा रिनचेन के द्वारा बनवाई गई थी और 17th सेंचुरी में ये लगभग जो था वो बनवाई गई थी लामा सारजा रिनचेन के द्वारा। तो लामा सारजा रिनचेन का नाम भी आपने नोट करना है। ये हमारे पास एंशियंट मोनेस्ट्रीज हैं अपने हिमालयन क्षेत्र की, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। और भी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज यहाँ पर स्थित हैं, परंतु हमने इंपॉर्टेंट वन वाली जो है वो जान ली अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। बोलते हैं इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहले बोलते हैं हेनरी इरविन वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ गॉर्डन कैसल एट शिमला, कि हेनरी इरविन के द्वारा शिमला का गॉर्डन कैसल जो है उसका डिजाइन किया गया था। ये इसके जो था वो वास्तुकार नक्शाकार जो था वो थे, आर्किटेक्ट थे। दूसरे में बोलते हैं गॉर्डन कैसल वॉज बिल्ट इन नियो गोथिक टाइप ऑफ आर्किटेक्ट स्टाइल इन 1904, कि जो गॉर्डन कैसल है ये 1904 में जो था वो बनाया गया था नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में। और तीसरे में बोलते हैं गॉर्डन कैसल इज यूज्ड एज द ऑफिस ऑफ रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, कि गॉर्डन कैसल को जो है वो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग के ऑफिस के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बोलते हैं अगली स्टेटमेंट में, चौथे में ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी को छोड़कर जो है वो बाकी ए और बी जो है वो दोनों सही है। ये मतलब हुआ बोलने का। देखिए इस स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका सही है कि गॉर्डन कैसल जो है वो नियो गॉथिक टाइप में बना है और 1904 में ये बना था। ऑप्शन बी ओनली एंड ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा डिटेल से कि क्या सही है क्या गलत है। एस जैकब जो है वो बोलते हैं आर्किटेक्ट हैं गॉर्डन कैसल शिमला बिल्डिंग के। गॉर्डन कैसल के आर्किटेक्ट कौन है? एस जैकब इनका नाम है। गॉर्डन कैसल नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बनी हुई है और 1904 में ही बनी हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और गॉर्डन कैसल जो है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के रूप में, एजी ऑफिस जिसको बोलते हैं, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, इस ऑफिस के रूप में जो है ये इस्तेमाल की जाती है, ना कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग है। वो रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग वाला अलग से क्वेश्चन एक बनता है। गॉर्डन कैसल तो जो है वो यहाँ पर एजी ऑफिस, अकाउंटेंट ऑफिस जो है वो, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो स्थित है। तो ये हमने पूरा का पूरा जान लिया गॉर्डन कैसल के बारे में। यहाँ से थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि रोथनी कैसल बिल्डिंग है, 1838 में बनी थी। एओ ह्यूम यहाँ पर रहते थे, उनके मन में यहीं पर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। गॉर्डन कैसल की हमने बात कर ली, 1901 से 1904 के बीच में ये बनी है, नियो गॉथिक में बनी है, एजी ऑफिस यहाँ पर स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो शिमला की है वो 1882 में बनी है, कॉनी कॉटेज उसको बोलते हैं। राष्ट्रपति निवास जो शिमला में है उसको रिट्रीट के नाम से जाना जाता है, 1850 में बना था। प्रेजेंटली जो कमांडर हाउस है आर्ट्रैक, वो भी रिट्रीट में ही स्थित है, वो अलग से है, वो चौड़ा मैदान में स्थित है। वाइस रेगल लॉज 1888 में बना था, ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। 1965 में इसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर कर दिया गया था। आगे पंजाब हाईकोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में, वो ध्यान रखना है। हिप्पा जो है वो 1 जनवरी 1974 को बनाया गया था। हिप्पा की जो बिल्डिंग है उसका नाम फेयर लॉन्स बिल्डिंग है, ये कंस्ट्रक्ट की गई थी आर डिक्सन के द्वारा। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, अब हिप्पा का नाम चेंज कर दिया गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर जो है वो हिप्पा का नाम जो है वो रखा गया है। हिप्पा का पूरा नाम हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम आगे जोड़ दिया गया है। अब देखिए हिप्पा में जो है वो एचएस वगैरह जब आप बनेंगे तो एचएस की ट्रेनिंग होगी यहाँ पर जाकर। यहाँ पर बाकी भी अच्छी पोस्टों पर जाते हैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका ज़रूर आपको मिलता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ से, ये हमने जान ही लिया डिटेल से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज राहला वाटरफॉल। तो बोलते हैं राहला वाटरफॉल हिमाचल के किस जिले में जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अभी आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।